हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वेरी मिनिमम प्राइस है, टेस्ट सीरीज़ बैच आपको अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें आपके 100+ टॉपिक वाइज एंड फुल टाइम जो है टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए सर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ब्रिटिश जो है आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा। जब ब्रिटिश एरा में आपके इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, और इसके ऊपर हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू, तो जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज प्राइमरली एम्ड, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम बात करें आपके ब्रिटिशर का सिर्फ यही आपके था कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। जैसे आपके रॉ मटेरियल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉपिंग करवाते थे बट अपने फ़ायदे के लिए, जैसे नील की खेती हो गई या फिर आपके जो है अफ़ीम की खेती, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट कर रहे थे वो, है ना। नील का खेती का जो मतलब जो नील होता था वो आपके वाइट ड्रेसेस में यूज़ होता था, तो इसलिए वो उसको यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। और जबकि अफ़ीम का जो खेती है वो इसलिए करवाते थे क्योंकि चाइना को उसको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उस समय अगर अच्छे अच्छे ट्रेड टर्म्स जो आपके ब्रिटिशर का था वो आपके चाइना के साथ था, श्रीलंका के साथ जिसको सेलोन भी बोलते हैं, ठीक है, इराक के साथ था। तो उस समय जो है आपके यूरोप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट किया जाता था और आपके, और यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते थे और अपने यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो वहाँ पर आपके मशीन्स अवेलेबल थे, इसलिए वो मैन्युफैक्चर कर पाते थे और गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे सभी देशों में, और इवन भारत में भी वो भेजते थे, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी उनका मतलब एम यही था कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। तो ब्रिटिश एरा में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपके मिलों का मतलब मिल भी बने थे, बट ये अपने लिए उन्होंने बनाया था, जैसे कॉटन मिल, जूट मिल, कोल मिल, ठीक है। और आप देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी के आते आते आपके 194 कॉटन मिल और 36 जो है जूट मिल आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, जैसे आपके महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेट हुए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश मतलब पॉलिसी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए था। टिस्को का जो आपके जो है टाटा का जो टिस्को है उसका आपके गठन जो है 1907 में हुआ था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, फोकसिंग एक्सप्लॉयटेशन करते थे, वो रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे, ठीक है, जिससे मैन्युफैक्चर गुड मतलब कर करके आपके लाते थे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हमारे देश में हुआ उस टाइम, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। हमारे यहाँ पर जो भी आपके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच इकोनॉमिक सिस्टम वॉज फॉलोड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो किस सिस्टम को वो फॉलो कर रहे थे, कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को, मर्केंटिलिज्म को या फिर कम्युनिज्म को। तो अगर हम बात करें आपके भारत में आपके मर्केंटिलिज्म जो आपके वाणिज्यवाद है उसको फॉलो करते थे। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके बेसिकली ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, इंपोर्ट को सब आपके हटाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म जिसमें कि आपके ज़्यादातर सिल्वर एंड गोल्ड को एक्यूमुलेट करने पे ध्यान दिया जाता था इस मतलब आपके थ्योरी में। तो ये मर्केंटिलिज्म पे आपके आर्थिक प्रणाली को आपके लागू की गई थी भारत में भी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो मर्केंटिलिज्म है इसमें आपके एक्सपोर्ट पे प्रमोट किया जाता है और रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इंपोर्ट को, और नेशन के वेल्थ को आपके मैक्सिमाइज़ करने की जो है बात की जाती है कि वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हो, यानी बढ़े आपके देश में, ठीक है। और ये जो है आपकी जो थ्योरी है, आप मर्केंटिलिज्म का थॉट देखेंगे, ये यूरोप में डोमिनेट कर रहा था आपके 16 to 18 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। और ये हमेशा सरप्लस की बात करते थे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके देश में गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये सरप्लस की बात करेंगे, ठीक है, यानी आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, और इंपोर्ट को कम करने की बात करेंगे। मर्केंटिलिज्म एक ऐसा थॉट था जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जब तक कि गवर्नमेंट आपके इंटरवेन नहीं करेगी तब तक जो प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी है वो आपके लागू नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपके टैरिफ ऑन इंपोर्ट गुड्स ये सब नहीं लगेगा, सब्सिडीज़ देना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जिससे कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो आपके ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है।
ठीक है। और अगर हम बात करें, एक नेशनलिस्ट अप्रोच है ये, आपके नेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके इकोनॉमिक गेन की बात की जाती है। ठीक है, आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात की जाती है, जिससे कि एक्यूमुलेट हो पाए वेल्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ब्रिटिश फॉलोज मर्केंटाइलिस्ट सिस्टम विच फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वाइल रेस्ट्रिक्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडियन इकोनॉमी था वो आपके रॉ मटेरियल की सप्लाई करता था ब्रिटिश गुड को, और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड को। ये चीज़ आपको याद रखना, जिसकी वजह से ड्रेन, आपके वेल्थ का जो ड्रेन है वो आपके हो रहा था उस टाइम में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो आपके है उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, आपके लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और लॉर्ड जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो अगर हम बात करें जो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, ये आपके स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको, और ये आपके एक तरीके से कर जो आपके करारोपण किया जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत, ये सिस्टम आपके भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको लाने वाले कौन थे? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। कौन सा? एक परमानेंट सेटलमेंट हो गया, एक महलवाड़ी सिस्टम हो गया, ठीक है, महलवारी, और एक आपके रेतवारी। ठीक है, रेतवारी सिस्टम, ये पढ़ के जाना है। अब हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793 में आया था। ठीक है, महलवारी जो है आपके 1787 से लेकर के आपके 1876 के आसपास ये आपके चला था। और अगर हम बात करें रेतवारी सिस्टम 1820 में आपके आया था। अगर हम बात करें जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट आपके जगह पर इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बंगाल, बिहार। ठीक है, बंगाल और बिहार में आपके ये इंट्रोड्यूस हुआ था। पर जबकि हम बात करेंगे महलवारी सिस्टम, ठीक है, महलवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो आपके यूपी और पंजाब में, ठीक है, यूपी और पंजाब में आया था, और इसको हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। जैसे अभी आपने देखा ना कि परमानेंट सेटलमेंट आपको देने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वैसे ही आपके हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। और अगर हम बात करें रेतवारी सिस्टम की, जो कि आपके 1820 में आया था। ठीक है, रेतवारी सिस्टम ये आपकी कब आया था? 1820 में। और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था? आपके बॉम्बे में। ठीक है, इसको लाने वाले कौन थे? आपके थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा ये आपके लाया गया था। एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो ये सिस्टम आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इन 3 सेटलमेंट को आपको करना ही करना है, और ये क्योंकि आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो है पार्ट है, और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो ये तीनों सेटलमेंट को जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा, या फिर इस पर मैंने एमसीक्यूज़ पिछले कुछ लेक्चर्स में करवाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जिसमें आपके लैंडलॉर्ड ज़मींदार को जो है आपके देना पड़ता है, मतलब आपके पैसे देने पड़ते थे। किसको? आपके ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, और वो जो है पीजेंट से वो पैसा आपके लेके देते थे। ठीक है, उसमें फिक्स लैंड रेवेन्यू था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच इंडियन इकोनॉमिस्ट। तो किसके द्वारा ये दिया गया? आरसी दत्ता के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, या फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर हम बात करें आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये भी आपको करके जाना है। ये किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो आपके किस में दिया गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें आपके दिया गया था। और अगर आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सिस्टमेटिक ड्रेन हुआ है वेल्थ का। ठीक है, और अगर हम बात करें, आप देखोगे कि कैसे आपके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, रेवेन्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, टैक्सेस किस तरीके से लगाए जाते हैं, और किस तरीके से मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, किस तरीके से अपने लोन को रिपेमेंट किया जाता है जो आपके भारत के पैसे की तौर से, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ड्रेन ऑफ वेल्थ में। ठीक है, ये किस बुक में दिया गया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट।
तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में ऑफ इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया था, किस तरीके से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है आपके भारत के पैसे का ब्रिटिशर्स के पास थ्रू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जैसे आपके रॉ मटेरियल्स को लेकर के जाना और फिर इंपोर्ट करना फिनिश्ड गुड को। ठीक है, ये भी एक तरीके का ट्रेड इम्बैलेंस बनाने का कोशिश था। ट्रांसफ़र ऑफ रेवेन्यू, जैसे आपके बहुत सारा पैसा फंड जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता था मिलिट्री के एक्सपेंसेस पे, और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे उन पे दे दिया जाता था पैसा। ठीक है, जो रेवेन्यू का पोर्शन था वो आपके ब्रिटिशर्स जो है पीजेंट से कलेक्ट करते थे, लैंड ओनर से कलेक्ट करते थे, पर वो भारत में उसको एक्सपेंड नहीं करते थे, वो ब्रिटेन में उसको लगाते थे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो प्रॉफिट अर्न होता था ब्रिटिश इन्वेस्टर को इन इंडिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना खर्चा करके अपने यहाँ पर खर्चा करते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने जो भी खर्चे किए जैसे आपके रेलवेज़ पे या फिर और भी चीज़ों पे, पर वो अपने फ़ायदों के लिए किया, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है, जिससे कि वो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बहुत ईजिली कर पाए। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेमिटेंस की बात करें तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो है सेंड करते थे बहुत सारा लार्ज मनी, सैलरीज़ के तौर पे, पेंशन के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे आपके ब्रिटिश इंटरप्राइजेस को। ठीक है, और मिलिट्री के भी एक्सपेंडिचर को इंडिया के ही पैसे से देखते थे। लोन भी जो लेते थे उसको इसके भी रिपेमेंट को आपके किसके थ्रू करते थे, भारत के ही पैसे के थ्रू करते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दीज आर द, मतलब ये आपके सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा था पैसे का फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज़ द मेन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन इंडिया? क्या यहाँ पर ग्रोथ हुआ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंक्रीज इंडियन एक्सपोर्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो अगर हम बात करें, आप देखोगे कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट आपको करके जाना है, जिसमें आप देखोगे किस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आपके स्पेशली जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, जो हमारे जो आपके भारत के लोग थे वो हाथ से बनाते थे चीज़ों को, और किस तरीके से आपके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड थे जो कि मशीन से होते थे, उससे आपके कैसे मतलब रिप्लेस किया गया है भारत के गुड को, उससे उसका हम देख सकते हैं इम्पैक्ट, और किस तरीके से आपकी इंडस्ट्रीज़ कम हुई। तो मेन जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट ये था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ, यानी इंडस्ट्रियाँ हमारे देश में कम होती गई हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, जो कि भारत का सबसे फेमस था, जूट की इंडस्ट्री फेमस थी। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड, हाई टैक्सेशन ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। अब जो आप भारत के लोग जो बनाते थे उस पर बहुत ज़्यादा आपके पैसा लगा दिया जाता था एक्सपोर्ट करने पे, तो उससे भी आपके बहुत ज़्यादा आपके ये देखने के लिए मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। साथ साथ देखेंगे कि हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय, लोग जो है आपके वापस गांव की तरफ जाते हैं, और जो है आपके एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच एक्ट ऑफिशियली ब्रिटिश कंपनीज ट्रेड फ्रीली इन इंडिया? अब किस एक्ट के तहत जो है अलाउ हुआ ब्रिटिश कंपनी कि वो आपके फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी सी जो है बी करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। तो 1830 के अंतर्गत आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि आपके सिर्फ उसको एक मतलब मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि 1600 में आपके आई थी भारत में। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1813 के बाद उसकी मोनोपोली को एंड किया जाता है, और सिर्फ उसे दो चीज़ों के ट्रेड के लिए रखा जाता है, एक आपके टी के लिए और ट्रेड विद चाइना। जबकि अदर जो है इंडिया जो और भी आपके मर्चेंट्स थे वो अलाउ हो जाते हैं यहाँ पर कि वो भी आकर के भारत में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। रउतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच रीजन? किस रीजन में आपके रउतवारी सिस्टम जो है आपके आया था? बंगाल बिहार में आपने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास में आपके रउतवारी सिस्टम जो कि आपने देखा कि 1820 में आपके आया था। ठीक है, तो ये जो है आपके बॉम्बे एंड बिहार मद्रास में आपके रउतवारी सिस्टम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो रउतवारी सिस्टम जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो एंड रीड के द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया था। और इस सिस्टम में जो पीजेंट्स होते थे वो डायरेक्टली पेड करते थे लैंड रेवेन्यू को टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेवत, और इसी से बना रउतवारी सिस्टम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेक्टर इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज़। कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा आपके अफेक्टेड रहा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। तो अगर हम बात करें यहाँ एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा आपके इम्पेक्टेड रहा। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो आपके कैश क्रॉप को उगाने के लिए लोगों को बोलती थी इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, अफीम की खेती करो, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके भुखमरी विदेश में पैदा हुई और आपको टाइप मतलब कि फेमाइन का जो ईयर है, जैसे ग्रेट डक्कन फेमाइन है ना, बंगाल फेमाइन, ये सब करके जाना एग्ज़ाम के लिए। तो आपके देश में देखोगे कि फेमाइन भी बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ता है, ठीक है, और क्योंकि आपके जो फार्मर्स थे वो टैक्स चुकाने के लिए आपके इंडिगो की, कॉटन की, अफीम की, कैश क्रॉप्स थे उनकी खेती करते थे। इसी वजह से ये क्राइसिस आपके उत्पन्न आपके देश में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा आपके एक्सप्लॉइट हुआ था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश era। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए करेक्ट हो जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे होंगे। चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।